नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा पैट का पेपर है 15 तारीख को, 15 और 16 तारीख में पेपर होगा पैट का। तो पैट में सिलेबस दे रखा है जीके का, तो अब जो है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इतने पैट का पेपर होगा, इतना अपना जो जीके का पोर्शन उसमें दे रखा है वो कराने की आपको मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो संविधान का पोर्शन दे रखा है, पहले हम संविधान का पोर्शन लेते हैं। तो संविधान में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक तो आपका दे रखा है भाग 1। मैं सिलेबस बता देता हूँ पहले संविधान का जो मैं स्टार्ट करूँगा। तो भाग 1 में आपको क्या दे रखा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। तो इसके बारे में दे रखा है कि भाई इसके बारे में हम पूछेंगे। फिर इसके बाद में भाग 3 दे रखा है मौलिक अधिकार। आपका जो पैट का सिलेबस है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में दे रखा है। इसके बाद में आपका जो है मूल कर्तव्य के बारे में दे रखा है, मूल कर्तव्य। और उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दे रखे हैं भाई। फिर इसके बाद में आपकी संसद दे रखा है, विधानमंडल दे रखे हैं, विधानमंडल, न्यायपालिका, न्यायपालिका और पंचायती राज, पंचायती राज और नगर पालिका दे रखा है, नगर पालिका। ठीक है जी, ये चीज़ दे रखी है। अब ये चीज़ मुझे कवर करानी है संविधान में। तो संविधान में एक ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, मैं आपको लगभग 1-2 क्लास में कराने की कोशिश करूँगा। तो आज मैं आपको इसमें एक तो पढ़ाऊँगा आपको संसद और विधानमंडल के बारे में, न्यायपालिका के बारे में और पंचायती नगर पालिका के बारे में। और इन चीज़ों की जो वीडियो है मेरी इस प्ले लिस्ट में संविधान में डल रही है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो संविधान का पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संसद और विधानमंडल के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल लो संसद और विधानमंडल। देखिए, एक तरफ मैं आपको बताऊंगा संसद के बारे में, तो यहां हम लिखेंगे संसद और इधर है आपका विधानमंडल, विधानमंडल। ठीक है जी, संसद और विधानमंडल। यहाँ पर ये संसद जो है वो है अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में। और इसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 168 में। देखो, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ट्रिक क्या है कि अगर आप 89 जोड़ दो, इसमें 89 जोड़ दो, तो ज़्यादातर 90% जो है ये राज्य में आ जाती है, राज्य के निकल के आ जाती है। जैसे विधानमंडल आ गई, अब 79 में तुम 89 जोड़ो तो 89 जुड़ के क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो संसद है इसमें होते हैं भाई 2 सदन। इसमें कितने सदन होते हैं, इसमें होते हैं 2 सदन। तो दोनों सदन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, 2 सदन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका लोकसभा, क्या होता है भाई, लोकसभा। और एक आपका होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर इसमें दोनों में अंतर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जो लोकसभा है वो है आपका अनुच्छेद 81 में, और यहाँ पे जो राज्यसभा है वो है अनुच्छेद 80 में। ठीक है जी, अब दोनों में अंतर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। यहाँ पर जो है अगर आपसे पूछ ले कि संसद किस किस से मिलके बनती है, तो संसद मिलके बनती है लोकसभा, राज्यसभा प्लस एक राष्ट्रपति और होता है इसमें। अब इसका सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। और इसका सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा, देखो भाई, इसे बोलते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं, निम्न सदन। और ये क्या है, ये है उच्च सदन। ठीक है, ये है उच्च सदन। इसमें जो अधिकतम सीट होती है, अधिकतम सीट कितनी हो सकती है भाई, यहाँ इसमें अब 550 है, पहले 552 होती थी। 2020 में एंग्लो इंडियन के पद को कर दिया समाप्त, तो कितनी है, 550। अब बताओ वर्तमान सीट क्या कहूँ मैं इसमें, 543, 543। ठीक है, 543 वर्तमान में। यहाँ पर अधिकतम सीट जो होगी, अधिकतम वो होगी 250, और वर्तमान सीट जो है यहाँ पर
वो कितनी होगी 245। ठीक है जी। इसमें अब इसमें मनोनीत तो करता नहीं, पहले राष्ट्रपति 2 में एंग्लो इंडियन को करता था, लेकिन राष्ट्रपति यहां मनोनीत करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यहां लिख रहा हूं भाई, इसके बारे में ही लिख रहा हूं। जो खेलकूद साहित्य कला से संबंधित होते हैं, जैसे तुमने देखा होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कोई भाई बना तो है ना, कोई मंत्री तो है नहीं, निर्वाचित तो करा ही नहीं, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के कोटे में इतनी सीट है राज्यसभा की, ये जब मर्जी इन्हें जो है नियुक्त कर सकता है, पर अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि भाई किसी को ही ले लिया। वो व्यक्ति खेलकूद से संबंधित होना चाहिए, या साहित्य से संबंधित होना चाहिए, या कोई वो वैज्ञानिक टाइप में होना चाहिए, जैसे कोई क्रांति का जनक होता है, जैसे हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन। कौन थे हरित क्रांति के जनक? स्वामीनाथन। तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो वो 12 सदस्यों में से एक था, बाकी सब निर्वाचित होते हैं। बताओ, ये बात लिख लिया आपने? क्या ये 80 में ही है? इसका है 331, तो 331 जो समाप्त कर दिया। अब ये कुछ अंतर में मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर और थोड़ा सा, यहां इसका अगर कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित। कितना होता है? अनिश्चित। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं भाई? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहां सदस्यों का कार्यकाल पूछे, सदस्य का कार्यकाल बताओ कितना होता है? यहाँ 5 वर्ष होता है, और यहाँ पर होता है 6 वर्ष। फिर कहोगे 6 वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, ये एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन। लोकसभा कैसा सदन है भाई? अस्थायी सदन। और ये कैसा सदन है? ये है स्थायी सदन। यानी कि ये कभी भंग नहीं होता भाई। भंग क्यों नहीं हो रहा? ये तो चलता ही आ रहा है। हर 2 वर्ष में रिटायर हो गए, फिर दूसरा आ गया, फिर कोई दूसरा रिटायर हो गया, फिर कोई दूसरा आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये चलता आ रहा है, इसलिए कभी भंग नहीं होता। ये 5 साल में पूरा जो लोकसभा जो मंत्रिमंडल है वो पूरा खत्म हो जाता है, फिर दोबारा चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है जी, तो ये है सिस्टम, इसे नोट कर लो, क्योंकि संसद के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया। बताओ, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बहुत बढ़िया, नोट करो। नोट कर लिया? चलिए, अब मैं विधानमंडल का बताऊंगा भाई। विधानमंडल, यहीं पे बताता हूँ विधानमंडल के बारे में। देखिए, जो विधानमंडल है ना, जो विधानमंडल है वो विधानमंडल यहाँ पर इसमें भी 2 सदन होते हैं भाई। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक तो होता है आपका विधानसभा। कौन होता है भाई? विधानसभा, जिसमें एमएलए बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं? एमएलए। एक होता है विधान परिषद, एमएलसी है ना, विधान परिषद। अब आप देखो, ये जो आर्टिकल है, अगर 81 में कितना जोड़ दोगे? 89, कितना हो जाएगा? 170। तो इसका जिक्र है 170 में, और इसका जिक्र है 169 में। ठीक है, 169 में। 171 में भी दे रखा है इसके बारे में, पर 169 में इसकी परिभाषा के बारे में दे रखा है, विधान परिषद का। अब यहाँ पर देखो, अंतर सेम है।
देखो भाई, ये तो होती है पूरे भारत की, जो संसद है एक ही है ना, जो नई दिल्ली में है, ये पूरे भारत की है अपनी। अगर राज्य में किसी का मामला या किसी का कोई बिल पास होना होगा, वो संसद में होता है, आपको पता ही है। तो संसद पूरे भारत की एक ही है। ये जो विधानमंडल है, ये प्रत्येक राज्य में होती है विधानमंडल, पर जरूरी नहीं कि पूरी विधानमंडल हो। ऐसे भी हो सकता है कि उसमें केवल विधानसभा हो। ऐसे केवल 6 राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। पहले 7 थे, अब ये जोड़ा एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अब कितने हैं? अब हैं 6। तो इस एक बार मैं उसकी और ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है, कि किसमें तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल के लिखो, ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं। एक ट्रिक बता रहा हूं भाई, इस ट्रिक से याद रह जाएंगे। ये कुंभट ध्यान रख लेना आप, ठीक है, ये ध्यान रखोगे कुंभट। लेकिन राज्य भी ध्यान होने चाहिए ना, तो गड़बड़ कर दोगे तुम। जैसे यू है के से कर्नाटक कुछ और मान लोगे तुम इसे, है ना। यू से उत्तर प्रदेश है, तुम उत्तराखंड भी मान सको इसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। एम से महाराष्ट्र है, तुम इसे मध्य प्रदेश भी मान सकते हो। तो ये राज्य ध्यान रहने चाहिए। बी से क्या है? बिहार है। ए से क्या है? आंध्र प्रदेश है। और ये कौन सा हो गया भैया? ये हो गया तेलंगाना। एक बालक एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, मैं कह रहा भाई के से क्या है, तो उसने ये राज्य तो याद करे नहीं, कुंभट ऐसे याद कर लिया ट्रिक। के से बता रहा कनाडा। तो भैया अपने देश की बात हो रही है, कहाँ विदेश में जा रहा तू? तो ये है बात। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखो सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में द्विसदन सदन नहीं है। तो नहीं है, आपको ऑप्शन दे देगा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एक और मध्य प्रदेश दे देगा। अब तुमने अगर ऐसे याद कर रखा होगा तो एम से तुम मध्य प्रदेश भी मान सको, है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। लिख लिया हो तो बता दियो। कर लिया ना नोट आपने? अब देखो, लिख लिया। इसके बाद में चलो मैं विधानमंडल यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो बड़ा सा बनाता हूँ। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल के बारे में। मैंने बता दिया प्रत्येक राज्य में नहीं है, लेकिन ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें क्या है भाई? विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। अनुच्छेद 168। अब बना रहा हूं मैं यहाँ पे दूसरा सदन। देखो यहाँ पर क्या है? विधानसभा और इधर क्या है? विधान परिषद। इसका जिक्र है अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169, ठीक है। बाकी सेम चीज ऐसी है जैसी लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। यहाँ भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और यहाँ पर आयु 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष। यहाँ जो है अधिकतम सीट, अबे इसमें 552 कहाँ हो जाएगी विधानसभा में? 500 अधिकतम सीट 500, ये नहीं होती 500। और जो मिनिमम सीट है, न्यूनतम सीट है 60 हो सकती हैं, 60, ठीक है, न्यूनतम 60 हो सकती है। अब यहाँ पर जो है इसमें कितनी सीट होगी? तो विधानसभा की सीटों का 2/3 विधान परिषद की सीट होंगी। न्यूनतम सीट 40,
न्यूनतम हो सकती है 40। देखो इसको समझ लो भाई, इसे समझ लो ध्यान से, ठीक है। अगर ये बात समझ में ना आएगी तो दिक्कत बनेगी। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 403 सीट है, ठीक है, 403 सीट है। अब विधान परिषद की अगर हमें पता करनी होगी तो कैसे करेंगे? विधान परिषद का 2/3 निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी? जो भी सीट आएंगी वो सीट रहेगी विधान परिषद की। समझ में आ गई बात? न्यूनतम 40 हो सकती है, 40 से कम नहीं हो सकती। एक बात और है, विधानसभा हर एक राज्य में है, चाहे उसमें विधान परिषद हो या ना हो, विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। अब तुम एक बात देखो, अगर यहाँ 60 से कम सीट हुई तो वो अपवाद केस में आ जाएगा। जैसे तुमने आपका जो है गोवा और मिजोरम, कितनी सीट है? 46 सीट है, 40 सीट है इसमें। आपका एक सिक्किम है, इसमें मात्र 32 ही सीट है। आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसमें पूरी 60 है। तो ये अपवाद में आ गई है, पर ये अपवाद में नहीं है, क्योंकि यहाँ है 60 सीट पूरी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अपवाद लिख लो आप, यहाँ लिख लो एक्सेप्शन डाल के अपवाद लिख लो जल्दी से। लिख लिया भाई? अब देखो भाई, बाकी अंतर सब में सेम ही है, जैसा लोकसभा में और ऐसे ही राज्यसभा में। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें ना विधान परिषद में इसमें कुल सीट का 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो खेलकूद, शिक्षा, साहित्य से संबंधित होते हैं, ठीक है। जो शिक्षा, खेलकूद, साहित्य से संबंधित होते हैं, ये आते हैं विधान परिषद में। बस बाकी सेम अंतर है सब में। यहाँ एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था विधानसभा में राज्यपाल, क्योंकि यहाँ पावर किसकी रहेगी राज्य में? राज्यपाल की। और संसद में पावर किसकी रहेगी? राष्ट्रपति की, ठीक है। हाँ, खत्म हो गया ना एंग्लो इंडियन वाला। तो भाई ये संसद और विधानमंडल का जो पोर्शन है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। इनमें अंतर बता दिया मैंने। पैट से 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में दे ही रखा है संसद और विधानमंडल। अब इसके बाद में बात करता हूँ न्यायपालिका के बारे में। अब आ जाओ न्यायपालिका, ठीक है जी। न्यायपालिका अब पढ़ेंगे हम न्यायपालिका भाई, ठीक है। हाँ जी, तो न्यायपालिका में एक चीज है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। यहाँ पर इसे सुप्रीम कोर्ट को और क्या कहते हैं? इसको और बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, या इसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, इसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। इसके बाद में इसे बोलते हैं जिला न्यायालय,
इसे बोलते हैं स्थानीय न्यायालय, या तो लोकल कोर्ट कह दो या लोअर कोर्ट कह दो, बात एक ही है। ठीक है जी, ये होता है। और देखो भाई, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट, अगर सपोज करो किसी कोई हत्या का मामला हो गया या कोई चोरी का मामला हो गया, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट, बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सबसे बड़ा कोर्ट है भाई। ये जितनी भी, देखो मैंने डायग्राम बनाया ना, जितनी भी नीचे कोर्ट है ना, इनका फैसला, इसका फैसला सबको इन्हें मानना पड़ेगा, निचली वाली कोर्ट को। देखो सबसे कम पावर है इसकी, लोअर कोर्ट की, फिर इससे ज़्यादा पावर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, फिर इससे ज़्यादा पावर है हाई कोर्ट की, फिर सबसे ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, हाँ देखो अगर कोई केस आया, तुमने देखा भी फिल्मों में ऐसे दिखाते कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, तो वो अगर लोअर कोर्ट में कोई फैसला सुनाया गया है तो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो ट्रांसफर होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, और हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये प्रोसीजर है, ऐसे नहीं हम डायरेक्ट ही मतलब वहाँ पे हम के नाम तो सुनवाई वहाँ करवाएंगे, सीधी सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती। कहाँ पर होगी, पहले लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये जिले में होते हैं और ये जो सिटी होते हैं उनमें बना दिया जाए कि भाई मान लिया किसी को गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने, तो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने भी तो पेश करना अनिवार्य रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इसलिए वो जल्दी, जिससे जल्दी कार्रवाई की जा सके, इसलिए बनाते हैं। तो समझ में आ गई बात ये। अब देखो भाई, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, देखो यहाँ लिख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 124 से लेकर और 147 तक इसके बारे में जिक्र है। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब देखो भाई, मैं सीक्वेंस से तो आर्टिकल तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आज तक पूछे गए हैं, वे आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस से तो तुम क्या होगा जी, इतने सारे आर्टिकल लिखवा देंगे, हमारे तो याद भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो आर्टिकल वे लिखवाऊंगा जो आपके जरूरी हैं, बढ़िया आर्टिकल है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये लाया था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था भाई सुप्रीम कोर्ट, ये जो है। और ये पहले हमारे देश में प्रांत होते थे। क्या होते थे? प्रांत। फिर जब हमने अपना जो ये कर दिया, हमारा देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956। ठीक है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। तो कुल मिला के बात ये है कि पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट तब भी बना था, लेकिन जब अंग्रेजों ने 3-4 प्रांतों के लिए करा था। बंगाल प्रांत सबसे बड़ा होता था, जिसमें उड़ीसा आ गया। ठीक है, बांग्लादेश अपने इसमें देश में था। ठीक है, बिहार था, उड़ीसा था। तो ये क्या थे, ये मतलब 3-4 प्रांत के लिए लागू किया था। अब क्या है, जब जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, जबकि हमारे मूल संविधान में ये दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट होगा एक भारत का। तो हमने, हमारा संविधान कब बना? हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बन के हुआ, लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया। लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसमें समय लगे, तो हम कह सकते हैं 3 साल इसमें लग गए। तो इसमें कुल मिला के बात ये था कि जब हमने अपना लागू करा संविधान, तो हमने देखा यार आर्टिकल 124 में हमने ये भी जिक्र कर रखा है सुप्रीम कोर्ट होगा। तो हमने जो इसकी स्थापना करी है, स्थापना जो हुई है इसकी पूरे भारत के लिए, हमने कहा इसे पूरे भारत के लिए लागू करो सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक पावर है, मतलब राष्ट्रपति को भी इसकी बात माननी पड़ेगी, जो फैसला सुना दिया। एक आर्टिकल 50 है भाई, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, मतलब अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है न्यायपालिका अपना फैसला सुनाने के लिए। इसमें कोई मतलब कोई भी बीच में ये भी नहीं कर सकता जैसे राष्ट्रपति है कि भाई किसी फैसले को रुकवा दे, नहीं, क्योंकि पावर है अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की। तो इसकी स्थापना हम कह सकते हैं 28 जनवरी 1950 को हुई है। ठीक है, 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। और कहाँ पर है ये? कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में। बताओ इसमें वर्तमान जजों की संख्या कितनी है? वर्तमान जज पहले होते थे 30+1, तो अब कितने हैं?
अब है भैया 33 प्लस 1 यानी कि टोटल 34 है। ये एक क्या है, ये है मुख्य न्यायाधीश। कौन है जी, मुख्य न्यायाधीश। हाँ जी, और वर्तमान कौन है, वर्तमान में यू ललित, यू ललित, और इनका पूरा नाम क्या है, उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित। हाँ जी, शायद 49वें नंबर के हैं, वर्तमान में यू ललित है। ठीक है, अभी बने हैं ये, तो ये पूछा जा सकता है, ये वर्तमान में है और इम्पोर्टेंट भी है। अब इसमें महिलाओं के ले लिए, पहले महिला नहीं थी इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया भी। इसके बाद में अगर मैं अनुच्छेद 124 की बात करूं भाई, 124, तो अनुच्छेद 124 हमारा क्या कहता है, दिख रहा है, अनुच्छेद 124 के भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 ये कहता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और भारत में है एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नई दिल्ली में। अब इसके बाद में ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है, एक आ जाता है अनुच्छेद 124 का 3rd। ठीक है, वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता, मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता। भाई अगर कोई मुख्य न्यायाधीश बनेगा तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में दे रखा है। तो मैं बता देता हूं, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखो भाई, योग्यता ये होनी चाहिए कि वो पहली बात तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, पागल व दिवाली ना हो तो मैं खैर लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, तो या तो वो वह हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो, या 10 वर्ष तक महाधिवक्ता रहा हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता हो। ठीक है, ये योग्यता होनी चाहिए उसके पास में। अगर ये योग्यता होंगी तो ही ठीक बात है, नहीं तो मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता। मुख्य न्यायाधीश अपने आप में पावर है भाई, देख रहे हो, राष्ट्रपति की बड़ी पावर है, राष्ट्रपति भी इसके लिखे को काट नहीं सकता। क्या, हाँ, राष्ट्रपति की इतनी शक्ति है कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान शक्ति प्राप्त है। लेकिन वैसे जैसे कोई फैसला सुना दिया, बड़े बड़े मुद्दे पे फैसले होते हैं, जैसे 3 तलाक है, अयोध्या मंदिर है, इन पे फैसला अगर न्यायालय ने सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो जरूरी थोड़ी है कि भाई उसे रोका तो नहीं है, राष्ट्रपति ने भी माना है। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे अनुच्छेद 124 का 4th, अनुच्छेद 124 का 4th। अनुच्छेद 124 का 4th, मुख्य कार्यकारी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और ध्यान रखना, जज अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं भाई, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। जज अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और इसे अब महाभियोग जैसी प्रक्रिया जैसे राष्ट्रपति पर लगती है ना महाभियोग आर्टिकल 61, इसी तरीके से इन्हें भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है। 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है। क्या बताया था? अच्छा, ये 126, हाँ सॉरी यार, ये वाला है 126, सुनो ध्यान से, और ये वाला है 124, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है। जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। 124 में ये है, सही बात है। अब 126 में बता रहा हूँ, ये क्या अनुच्छेद 126, मुख्य कार्यकारी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट लिखेंगे अनुच्छेद 127, तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक अनुच्छेद है 129, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसके बाद में एक अनुच्छेद 131, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से बाहर फैसला। एक है आपका अनुच्छेद 137 है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 145, संवैधानिक पीठ। बस भाई, अब इनको समझो। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति है। इसमें तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्भ कैसे हैं? जैसे तुमने देखा होगा एक बार बैंकों को जब नोटबंदी हुई थी तो बैंकों में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था, है ना। बैंकों में इतना काम बढ़ गया था कि बैंक वाले होपलेस कि यार इतनी सारी भीड़ कैसे कवर करेंगे। तो इन्होंने क्या काम करा, कुछ समय के लिए जो बैंक से रिटायर हुए आदमी वे बुला लिए। भाई वे काम भी जानते हैं, ट्रेनिंग भी ना देनी पड़ने की उनको, तो वे बुला लिए और उनके जो तुम्हारे पैसे बनेंगे वे पैसे मिल जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या काम करा, वे बुलाए जिससे कि थोड़ा कारोबार में थोड़ा सा फर्क बैठा। तो तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति वो होता है कि जो रिटायर हो गए उन्हें कुछ समय के लिए बुलाना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में है, अगर जो जज रिटायर हो गए और उसका कार्यभार बढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्हें कुछ समय के लिए उनकी नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, कुछ समय के लिए उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये अनुच्छेद 129 है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, लिखित में, मतलब अभिलेख का मतलब है लिखित रूप से जो भी काम होंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 131 है, प्रारंभिक क्षेत्र से अधिकार से बाहर फैसला सुनाना। तो ये इसकी बड़ी पावर है। ये किस किस चीज़ पे फैसला करता है? जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उन पर।
ये सुप्रीम कोर्ट किस किस पे वो कर सकता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई विवाद हो गया उस पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। फिर दूसरा, अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया तो फैसला कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट। भाई तुम एक बात देखो, अगर हाई कोर्ट में फैसला होने लगा है तो जिसकी हाई कोर्ट है जिस राज्य की, वो तो अपने पक्ष में सुना लेगा फैसला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कोई विवाद होने लगे भाई, तो फैसला कहाँ जाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगी कार्यवाही। ऐसे ही अगर एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच में विवाद हो तब भी वहीं पे जाएगा ये मुद्दा। हाँ, ये अगर मूल अधिकार पे कोई विवाद है, भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो वो बात है इसमें। अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति प्राप्त। अगर हम सेटिस्फाई नहीं है जो जिसपे फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम जा सकते हैं, मतलब हम दोबारा से उस पर याचिका डाल के उसकी दोबारा से कार्यवाही स्टार्ट करवा सकते हैं। अनुच्छेद 145 क्या है? संवैधानिक पीठ है। संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इसमें मैक्सिमम तो हो सकते हैं 5 और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 3। ये है, मतलब अगर कोई बड़े मुद्दे पर फैसला सुनाना है, जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, ये बड़ा ही तो मुद्दा है, तो इस पे जो है जजों की बैठक बैठेगी कि भाई अगर उनमें से, जैसे सपोज करो 3 है जज या 5 हो गए, उनमें से किसी एक ने मना कर दिया भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा, तो उसे फैसला नहीं सुनाएंगे ये। जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, उसमें 3 जज थे। ठीक है, राम मंदिर का, अयोध्या मंदिर का ये फैसला था, उसमें भी जजों की बैठक थी। तो देखो फैसला सुनाया कोर्ट ने, लेकिन काटा तो नहीं, ना रुका ये, है ना भाई, ना ये रुका। तो ये है संवैधानिक पीठ। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, सुप्रीम कोर्ट हुआ कंप्लीट। अब चलेंगे आगे। अब जो बाकी की बची हैं चीजें, ठीक है, वो हो गया आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये पैट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।